हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैं एक्सरसाइज 8.3 खत्म करने के बाद आज 8.4 का इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। 8.3 किससे बेसिकली डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड थी, यानी अदिश गुणज से रिलेटेड थी। ये वाली एक्सरसाइज हमारी क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, यानी सदिश गुणज से रिलेटेड है। ठीक है, देखो सदिश गुणज में क्या है, सबसे पहले हमें देखना है। मान के चलो अगर दिया हो लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स। माना कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो शून्य सदिश नहीं है, यानी दो नॉन जीरो वेक्टर है, एंड दे मेकिंग एंगल थीटा, एंड दे मेक थीटा एंगल बिटवीन देम, थीटा एंगल बिटवीन देम। अभी हमें यहाँ पे ये भी देखना होगा कि हम थीटा एंगल किधर से दे रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं या बी से ए आ रहे हैं। ठीक है, तो वो अभी मैं बताता जाता हूँ। मान के चलो क्या है, एक है ए वेक्टर, ये है हमारा ए वेक्टर, और एक दिया हुआ है, यही से हमने बनाया क्या, बी वेक्टर, और ये दोनों आपस में कितना एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री, थीटा बना रहा है। ठीक है, मान के चलो ए वेक्टर और बी वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है, तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है यानी सदिश गुणज होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वो होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर का परिमाण मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। ठीक है, एन कैप क्या है, वेयर, देखो वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर in the direction perpendicular to a vector and b vector। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो a क्रॉस b वेक्टर होगा वो क्या होगा, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा एन कैप। ठीक है, एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड यानी जिसका परिमाण 1 होता है। ठीक है, एन कैप एक एकांक सदिश है। इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, कुल मिला के क्या होता है, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के ये लंबवत होगा। देखो कुल मिला के बात होता है, ये जो एन कैप है ये इस ए वेक्टर और बी वेक्टर की दिशा बता रहा होता है कि जो ए क्रॉस बी है उसका डायरेक्शन किधर है, मतलब ए क्रॉस बी किस दिशा में लग रहा है। ठीक है, अब इस बात को समझो। यहां पे क्या है, अगर इसको निकालने के लिए, दिशा निकालने के लिए क्या करते हैं, परपेंडिकुलर हो सकता है। मान के चलो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर एक प्लेन में है। ठीक है, और वो प्लेन क्या है, ये बोर्ड है। अगर ये बोर्ड प्लेन है, समझ रहे हो, प्लेन में है ये वेक्टर और ये बोर्ड प्लेन है, तो इसके परपेंडिकुलर दो चीज हो सकती है। यहां से ये बना हुआ है, एक तो इसके बाहर परपेंडिकुलर हो सकता है यानी लंबवत इसके बाहर हो सकता है, एक तो परपेंडिकुलर इसके अंदर हो सकता है यानी लंबवत हो इसके अंदर। तो कैसे पता चलेगा, इसके दो रूल होते हैं मेनली निकालने के। एक होता है स्क्रू रूल और एक होता है राइट हैंड थंब रूल। पहले राइट हैंड थंब रूल देखते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जा रहे हो तो अपना हाथ का जो पाम है उसको ऐसे रखो ए वेक्टर के पास, और उंगलियों को कर्ल करो जिस तरफ से जिस तरफ मीजर कर लो, यानी ए से बी मीजर कर लो तो उंगलियां ए से बी की तरफ कर्ल करो, तो अंगूठा जो होगा वो डायरेक्शन दिखा रहा होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। ठीक है, तो अगर ए वेक्टर हमारा ऐसे और थीटा इधर बन रहा है यानी ए से बी की तरफ बन रहा है, तो ए को बी की तरफ ऐसे कर्ल किया तो ये अंगूठा किधर दिख रहा है, बाहर की तरफ, यानी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। अब आउटवर्ड यहाँ पे दिख नहीं सकता तो मैं आउटवर्ड मान चलो ऊपर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यानी ये इसके परपेंडिकुलर है, ये क्या है, एन कैप, ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, अब समझो अगर यही हम करते कि बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ हम मेजर कर रहे होते थीटा, तो हम क्या करते, बी वेक्टर पे अपना पाम रखते और इस तरह रखते अपना पाम, और ए वेक्टर की तरफ कर्ल करते तो ऐसे कर्ल होता, और ऐसे जब मुड़ रही होती उंगलियां तो ये अंगूठा किधर दिखा रहा है, अंदर। तब किधर होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन, यानी ए क्रॉस बी वेक्टर की दिशा किधर होती, बोर्ड को अंदर चीरते हुए, और अंदर होती तो यानी निगेटिव साइड होती। बाहर मान लो चलो मैं पॉजिटिव कह दे रहा हूँ, तो अंदर क्या होती, निगेटिव साइड होती। तो इसलिए होता है क्योंकि एन कैप ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बता रहा होगा, और ये क्या होगा, इससे हम ये बता सकते हैं कि जो ए क्रॉस बी वेक्टर होता है ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, यानी ए वेक्टर ए सदिश और बी सदिश के लंबवत होता है, ए क्रॉस बी। ठीक है, यहां से हमने इतनी सारी बातें
जान ली। देखो लिख देता हूँ सबसे पहले क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए सदिश और बी सदिश का सदिश गुणज लंबवत होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के। ठीक है, ये बात होगी। यहाँ पे हमने ये सारी चीजें देख ली। एन क्या होगा, यूनिट वेक्टर है तो ये भी लिख लेते हैं। एन का जो मॉड वैल्यू होती है एन कैप की, यूनिट वेक्टर है यानी एकांक सदिश है तो इसका 1 होगा। ठीक है, और कोई बात, अभी हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना तुमने नहीं बताया है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट पे अभी नहीं जाते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई एक वेक्टर दिया हो ए वेक्टर, कोई एक वेक्टर दिया हो बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच में एंगल दिया हो थीटा और एन कैप दिया हो, तब तुम क्या करोगे, ए क्रॉस बी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, यहां से बात इतनी समझ में आई। अब इसके बाद क्या होता है, अगर हम दोनों, देखो ये और ये बराबर है, अगर दो वेक्टर बराबर होते हैं तो उनकी मॉड वैल्यू बराबर होगी। ये बात बताया था इक्वल वेक्टर्स में जब शुरुआती इंट्रोडक्शन था। ठीक है, शुरुआती इंट्रोडक्शन में इक्वल वेक्टर बताया था। तो दो वेक्टर इक्वल है तो उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, यानी अगर मैं दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लूं, ठीक है, इसी इक्वेशन को फर्स्ट ले लो, ये ए क्रॉस बी है। ठीक है, अब समझो क्या होगा, टेक मैग्नीट्यूड यानी क्या, परिमाण ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, यानी पहले समीकरण का परिमाण लेने पर क्या होगा। देखो मैग्नीट्यूड लिया मैंने, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण बराबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहां मैग्नीट्यूड लगा हुआ है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप का मैग्नीट्यूड, यानी सब का मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है, बताया था इक्वल वेक्टर्स में ये होता है, और ये दोनों बराबर है तो यानी इक्वल वेक्टर्स हैं। ठीक, इनका मैग्नीट्यूड बराबर है तो हमें पता है कि मॉड ऑफ एन कैप की वैल्यू कितनी है, यानी इस मॉड ऑफ एन कैप की वैल्यू हो गई 1। तो ये क्या बनेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ये क्या हो गया, साइन थीटा की वैल्यू। तो अगर तुमसे थीटा पूछेगा क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से तो बता ले जाओगे, तुमसे यहां से थीटा पूछेगा तो क्या बताओगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, यानी ए क्रॉस बी का सदिश निकाल उसका परिमाण निकालेंगे और उसी नीचे ए का परिमाण बी का परिमाण भाग कर देंगे। यहां तक बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में ही देखो, ये फर्स्ट था वो सेकंड था, यहां से मैंने एंगल निकाला, ये हो गया थर्ड पॉइंट, सब इसी से आता जा रहा है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट देखो, देखो जितना हो सकेगा मैं उतना इसी में से कोशिश करूंगा बताते चला जाऊं, ताकि एक भी चीजें अलग से समझने में दिक्कत ना हो। और मेरा थोड़ा बताने का प्रोसेस हद से ज्यादा स्लो है, तो ये इसलिए रहता है कि अगर चीजें आसानी से एकदम धीरे धीरे सीख जाओ तो क्या होता है, वो चीजें अंदर बैठती हैं, और अगर जल्दबाजी में होता है तो फिर नहीं बैठती, थोड़ी दिक्कत होती है। ये हो गया साइन थीटा बता दिया। अब देखो क्या है, अगर मैं इसी थीटा में मैं कह देता हूं मॉड वैल्यू में ही, ठीक है, थीटा की वैल्यू मैं कह देता हूं कितनी, 0, मान लेट थीटा इज इक्वल्स टू 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन 0 एन कैप। ठीक है, साइन 0 एन कैप। देखो क्या होगा, साइन 0 की वैल्यू 0, यानी ये क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन 0 की वैल्यू 0 इंटू एन कैप। अब ये 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो क्या ही देगा, 0 देगा, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ठीक, एक ये बात निकल के चौथा पॉइंट। अब समझो, अगर क्या हो, इसी थीटा को मैं क्या कर दूं 90, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, देखो वो भी देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट, लेट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है तो क्या होगा, यहीं पे लिख देता हूं साइन 90 इक्वल्स टू 1।
साइन 90 इक्वल्स टू 1, ये स्टेप बचेगा। क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर एन कैप। ठीक है, एन कैप क्या है, डायरेक्शन बताने वाला काम कर रहा है। यहां तक बात समझ में। और अगर कभी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछता है तब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इस तरह निकालेंगे कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, ये बात तो पता ही। अभी ए क्रॉस बी निकालना बताऊंगा। यहां तक बात हो गई थीटा। अब देखो इन्हीं थीटा से क्या होता है, वेक्टर कभी भी दिया होगा आई कैप जे कैप के कैप फॉर्म में। अभी तक हमने पढ़ा था कि आई डॉट आई की वैल्यू, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आई डॉट आई क्या होता है 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, cos 90 की वैल्यू 0 तो आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0। यहाँ पे थोड़ा सा बदलेगा, इस बात को देखते हैं। ठीक है, 6th पॉइंट देखो, ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, ये क्या है जेड एक्सिस। इसमें क्या होगा आई कैप, इसमें क्या होगा जे कैप, इसमें क्या होगा के कैप। आई कैप जे कैप के कैप बन गया। आई यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, के यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। यानी आई एकांक सदिश होगा एक्स एक्सिस की दिशा में, उसी तरह जे एकांक सदिश वाई एक्सिस की दिशा में, के एकांक सदिश जेड एक्सिस की दिशा में। देखो अगर मैं बात करता हूं आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर निकालो तो क्या होगा, आई क्रॉस आई में क्या होता है, थीटा 0 होता है। और जब भी थीटा 0 होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0, तो आई क्रॉस आई 0। उसी तरह जे क्रॉस जे का क्या होगा 0, क्यों, जे क्रॉस में भी 0 डिग्री और साइन 0 की वैल्यू 0। उसी तरह के क्रॉस के भी क्या होगा 0। तो यानी आई क्रॉस आई इज इक्वल्स टू जे क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के क्रॉस के, ये क्या हो गया 0। यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं हो रही होगी, इतना मैंने इतना आराम से बताया है। ठीक है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के 0, क्यों, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0। अब समझते हैं अगला पार्ट। इसी में अगला पार्ट, या मैं उसको अलग से ही कर दे रहा हूं, ये 6 पॉइंट कर दे रहा हूं, उसको 7 पॉइंट कर दे रहा हूं। देखो 7 पॉइंट है इसी से रिलेटेड। अगर मैं कहता हूं आई क्रॉस जे, आई कैप क्रॉस जे कैप, क्या होगा समझो, ये है आई कैप, ये है आई, ये है जे, आई से जे की तरफ जा रहे हैं तो कैसे होगा, देखो आई से हमारा ये पाम होगा और जे की तरफ मुड़ेगा, यानी ऐसे कुछ कर्व होगा। ठीक, और ये ऐसे दिख रहा होगा एक्सिस। ठीक है, कैसे, ये है हमारा आई और आई से इधर जाएगा जे की तरफ, तो ऐसे कर्व होगा। तो परपेंडिकुलर जो एक्सिस आएगी वो कौन सी एक्सिस आ रही है, जेड एक्सिस, और ये जेड एक्सिस आएगी तो यानी क्या होगा, आई क्रॉस जे क्या होगा के कैप। ठीक है, अब देखो उसी तरह जे क्रॉस के क्या होगा, जे कैप क्रॉस के कैप। देखो ये जे है, ये के है, जे क्रॉस के। ठीक, परपेंडिकुलर वाली इसकी कौन सी होती है, एक्स होगी, यानी ये क्या हो गया आई कैप। उसी तरह के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई। देखो जैसे इसमें रखते हैं ना, जैसे जे क्रॉस के रखे थे ऐसे, उसी तरह इस पाम को हम लोग कहाँ रखेंगे, के पे रखेंगे, तो ये ऐसे बनेगा। थोड़ा हाथ पूरा टेढ़ा नहीं हो पा रहा है मेरा, समझ रहे हो कि अगर आई पे रखेंगे तो आई पे ऐसे से घुमा रहे थे। ठीक है, और जे पे सबसे आसानी से बन रहा है, नहीं तो हाथ पूरा नहीं घूम रहा है। जे से के पे ऐसे घुमा, ठीक, उसी तरह आई पे यहाँ पे रख के ऐसे घुमाएंगे तो परपेंडिकुलर के निकलेगा, जे क्रॉस के परपेंडिकुलर आई निकलेगा, और के क्रॉस आई के परपेंडिकुलर क्या है, जे निकलेगा। ठीक है, हाथ घुमा के देख लेना क्या होगा, के क्रॉस आई, के कैप क्रॉस आई कैप, इसका क्या होगा जे कैप। ये बात समझ में। अब देखो इसको याद करने का एक मेथड है थोड़ा सा, ये कोई नया नहीं है। ठीक है, बुक में भी दिया होता है। देखो इस बात को याद करने का, एक साइड लिख देते हैं आई कैप, एक साइड लिख देते हैं इधर जे कैप, और एक साइड इधर लिख देते हैं के कैप। आई का जे से क्रॉस, ये और ये, सुनो आई का और जे का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो के कैप आएगा, जे का और के का करेंगे तो आई कैप आएगा,
के का और आई का करेंगे तो जे कैप आएगा, ऐसे साइकिल चलती है, ठीक है। तो आई जे का करेंगे तो क्या आएगा के, जे और के का करेंगे तो क्या आएगा आई, के और आई का करेंगे तो क्या आएगा जे कैप, ठीक है। अगर साइकिल पलट दें तो जो अभी एक्सिस ऐसे है, इसमें देखो ऐसे है तो किधर, ये बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे कर दें तो ये देखो ये थंब किधर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। अगर साइकिल पलट देते हैं कि के क्रॉस जे कर देते हैं तो ये थंब अंदर की तरफ चला जा रहा है, यानी निगेटिव एक्सिस को दिखा रहा है, यानी निगेटिव ऑफ आई एक्सिस, ठीक है। तो निगेटिव ऑफ आई एक्सिस को दिखा रहा है, तो इसी में मैं यहां बना दे रहा हूं आई कैप जे कैप के कैप, आई का जे, आई का के से, के का जे से, जे का आई से। आई का जब जे से करेंगे, आई का जब के से करेंगे इधर उल्टा क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या होगा माइनस ऑफ जे कैप। उसी तरह के का जब जे से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ आई कैप। उसी तरह जब जे का आई से करेंगे तो क्या होगा माइनस ऑफ आई के कैप। क्यों माइनस आई ये भी बता दिया कि जैसे देखो जे का के कर रहे हैं तो ये बाहर, के का जे से कर रहे हैं तो ये अंदर, डायरेक्शन बदल जा रही है, यानी निगेटिव एक्सिस और पॉजिटिव एक्सिस वाली बात हो जा रही है, ठीक है। अब आगे देखो, यहां तक कि हमने सारी बात बता दी। अब देखो एक चीज और समझ लो, एक होता है कम्यूटेटिव लॉ, कौन सा है डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ये क्यों हो रहा है, कोई कम्यूटेटिव लॉ नहीं फॉलो करता है, डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ यानी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। जैसे हमने पिछले में पढ़ा था, पहले इसको देख लो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो बराबर हो रहा था बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, ठीक है, ये बराबर हो रहा था, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है। उसी तरह क्या होता है कि जो ए वेक्टर होता है क्रॉस बी वेक्टर होता है ये फॉलो करता ही नहीं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को, ठीक है, यानी इक्वल होगा ही नहीं। क्यों इक्वल नहीं होगा, बस यही एक कारण है कि यहां पे क्या है डायरेक्शन इधर है, अगर इसको प्लस ले रहे हो तो ये प्लस में आएगा, ऐसे ले रहे हो तो ये माइनस में आएगा, यानी वैल्यू में बस माइनस आ जाएगा आगे। तो अगर इसको बराबर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यानी माइनस जो आगे लग जा रहा है इसके कारण ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर पा रहा है, और इसीलिए जब इसकी डायरेक्शन बदल दे रहे हैं तो आगे माइनस जे कैप या माइनस आई कैप या माइनस के कैप जा रहा है, ठीक है। यहां तक भी सारी बात हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, ठीक। अब देखो क्या है नाइन्थ पार्ट इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। देखो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल सदिश गुणक से कैसे हो, मान के चलो मैं कह देता हूं ये है हमारा ए वेक्टर, ये है हमारा बी वेक्टर, ये है सी साइड, चलो सी साइड है, इसको छोड़िए, ठीक है, उसको क्या कह रहा हूं, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए सदिश और बी सदिश क्या है, एक त्रिभुज की संलग्न भुजाएं हैं। अगर संलग्न भुजाएं हैं तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, यानी बेस इनटू हाइट का क्रॉस, और ये क्या है मैग्नीट्यूड में वैल्यू होती है, वेक्टर में वैल्यू होती नहीं है। देखो अब देखो क्या होगा, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, देखो बी वेक्टर से मैं इस पे परपेंडिकुलर बुलाऊंगा तभी तो मुझे हाइट पता चलेगी, ये है एच है, ठीक है। मान के चलो इसको कह दे रहा हूँ ए, इसको कह दे रहा हूँ बी, इसको कह दे रहा हूँ सी, और ए डी हो गई हाइट। और ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल क्या है, थीटा। एडजेसेंट साइड है मतलब संलग्न भुजा तो कुछ थीटा एंगल होगा, तो देखो क्या होगा साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी लंब बटे कर्ण, यानी h अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर, भाई मैग्नीट्यूड लेंगे ना तभी तो थीटा है, वेक्टर से तो थीटा आएगा नहीं, क्या होगा
h की वैल्यू भी हमें चाहिए, तो h क्या हो जाएगा, b इधर भेज दो, मॉड ऑफ b साइन थीटा। बेस क्या है देखो, अब बेस क्या है, ये BC है। अब देखो बेस की बात करते हैं, बेस क्या है, BC है, और BC ही क्या है हमारा a वेक्टर। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो आगे मैग्नीट्यूड लगा देंगे, क्योंकि बेस a वेक्टर है और इसी के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे वही होगा मैग्नीट्यूड ऑफ BC। तो हो गया मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ a, और हाइट हो गई मॉड ऑफ b साइन थीटा। पहला इक्वेशन देखो, a देखो मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा, क्या यहाँ तक सही है। अब रह रहा है ये n कैप, क्या रह रहा है, n कैप। तुम्हें नहीं लग रहा जब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो उसकी एक मॉड वैल्यू लेते हैं, जब डिटरमिनेंट सॉल्व किया होगा तो इसीलिए मॉड वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो जब मॉड वैल्यू लिए हैं तो मॉड ऑफ n कैप क्या आएगा, ठीक है, मॉड ऑफ n कैप यानी n कैप का जब मॉड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो n कैप की यहाँ पे जरूरत नहीं, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ, बेस कितना है, बेस कितना है, ए वेक्टर का मॉडल, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मॉड वैल्यू, हाइट कितनी है, बी वेक्टर साइन थीटा, ठीक है। और मॉड ऑफ n कैप हो जाएगा, n कैप की वैल्यू 1। तुम्हें नहीं लग रहा है ये इतना टर्म पूरा सेम हो गया। अगर ये पूरा सेम हो गया और मॉड ऑफ n की वैल्यू 1 होती है तो ये किसके बराबर हो गया, मॉड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। यहाँ पे देखो मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा, ये किसके बराबर है, मॉड ऑफ a क्रॉस b के। ये किसके बराबर हो जाएगा, मॉड ऑफ a क्रॉस b, यानी a सदिश और b सदिश के सदिश गुणांक के परिमाण के बराबर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, ठीक है। यहां तक बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा बच रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो भी निपटा दूं तो अच्छा है। देखो क्यों फालतू का बोर्ड रफ करो, इंट्रोडक्शन एक दिन ही हो जाएगा। देखो क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसमें देखो दिख रहा है कि नहीं, चलो हो जाएगा। 9th के बाद 10th पॉइंट लास्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसी ट्रायंगल को पकड़ के यहां बनाते हैं पहले, देखो ये हो गया हमारा ए वेक्टर, ये हो गया हमारा बी वेक्टर, एक ये जाएगा एक ये जाएगा, पैरेललोग्राम बना। हमें पता है कि अगर ये ए वेक्टर है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक ए वेक्टर हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, एक बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, एक बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो अभी उससे हमें बात नहीं करनी है। इसमें क्या होगा, अगर मैं क्या है इसको एक 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो तुम देख रहे होगे एक ट्रायंगल बन रहा है ये और एक ट्रायंगल बन रहा है ये, ठीक है। 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला और एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 2 ट्रायंगल के एरिया के बराबर है, ठीक है। और एक ट्रायंगल का एरिया इतना है, ये 1/2 होगा। एक ट्रायंगल का एरिया कितना है, 1/2 मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देन एरिया इज इक्वल्स टू 2 into 1/2 मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्यों, क्योंकि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है और 2 ट्रायंगल है, तो 2 ट्रायंगल का एरिया आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 से ये 2 कटा, तो एरिया क्या होगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। और एक बात जगह नहीं थी तो मैंने लिखा नहीं, क्या है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, वहां लिखना है, नहीं तो मैं लिख दे रहा हूं। कहां पे ये बात लिखोगे, सबसे पहले इस जगह पे, इस जगह पे ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं, क्या लिखोगे, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये बात सबसे ऊपर लिख दोगे, फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये था पूरा एक्सरसाइज 10.4 का इंट्रोडक्शन, ठीक है। और हिंदी में वाले क्या लिखेंगे, माना कि ए सदिश और बी सदिश
समलंब चतुर्भुज के क्या है, समांतर भुजाएं हैं। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, संलग्न भुजाएं, समांतर नहीं संलग्न भुजाएं, हाँ वही याद कर रहे कि संलग्न भुजाएं हैं, एक समचतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हैं। ठीक है, ये बात लिख लोगे और क्या होगा कि पूरा इंट्रोडक्शन हो गया तुम्हारा खत्म। पूरा एक बार में शुरू किया है यहाँ से और सबको पॉइंट बाय पॉइंट मैंने इसी से पकड़ के एक बार में बताने की कोशिश करी है जितना मेरे से हो सकता था, एकदम बेसिक से एकदम आसान से। तो अगर फिर भी कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट कर देना, बता दूंगा। थैंक यू।